दुनिया के तस्वीर देखी। चलिए दोस्तों, अभी हम चलेंगे पौधे और मानव में श्वसन कैसे होता है। एक्सरसाइज नंबर 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्ञान बिंदु को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भोजन से ऊर्जा निर्मुक्त करने की प्रक्रिया श्वसन है। क्या है? श्वसन है। आंसर ये हो जाएगा। अगर श्वसन के दौरान कोशिका में उत्पन्न ऊर्जा किस रूप में संचित होता है? एटीपी के रूप में। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवाणु के लिए श्वसन परमावश्यक होता है, सही है। विषाणु में श्वसन नहीं होता है, ये भी सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? कहता है कि श्वसन क्रिया के अंतर्गत शरीर में ऊर्जा का उत्पादन जो है होता है, सही है। श्वसन अनिवार्य जैविक क्रिया है जो शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में संपन्न होती है, ठीक, यानी कि ये भी सही हो जाएगा। श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में संभव है, हाँ सही बात है, ये भी सही है। श्वसन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा एटीपी अणु के रूप में कोशिका में संचित होता है कौन सही नहीं है? यानी कि बाकी बात, श्वसन क्रिया के अंतर्गत शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, ये सही है। श्वसन अनिवार्य जैविक क्रिया है जो शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में संपन्न होती है। श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव होती है न? ये हमको गलत लग रहा है, सी नंबर। आगे चलते हैं। श्वसन क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण है। और कहता है कि सूर्य प्रकाश का रूपांतरण किस रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है जो हमारे उपापचय में सीधे उपयोग होते हैं? तो एटीपी के रूप में। आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। आगे है कि सभी जीवित कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है एटीपी। आंसर हो जाएगा बी। आगे है कि किसका उपयोग मुख्यतः कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? ग्लूकोज। आंसर हो जाएगा ए। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्वसन जो बिना ऑक्सीजन के होता है अवायवीय श्वसन कहलाता है, सही है। अवायवीय श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया की कोई भूमिका नहीं होती है ये मतलब ये भी सही है। अवायवीय श्वसन केवल सूक्ष्म जीवों में ही होता है, ये गलत है, यानी कि एक और दो सही है। आगे चलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ संपन्न होता है? कोशिका द्रव्य में। आंसर हो जाएगा सी। क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। आंसर हो जाएगा डी। अनॉक्सी तथा अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के अपूर्ण विघटन के फलस्वरूप क्या बनता है? अल्कोहल एवं CO2। आंसर हो जाएगा ई, मतलब सी। आगे चलते हैं। अनॉक्सी या अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के अपूर्ण विघटन के कारण क्या बनता है? जानबे करते हैं, लैक्टिक एसिड बनता है। आंसर हो जाएगा सी। आगे है। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी कोशिकाएं ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन प्रयोग नहीं करती है, सही है। कोशिकाओं में ऊर्जा ऑक्सीजन के बिना भी उत्पन्न हो सकती है, ये भी सही है, यानी कि दोनों सही है। आगे चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा प्रदान करने के लिए पायरुवेट का विखंडन निम्नलिखित में से किस में होता है? तो बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे चलते हैं। वायवीय या ऑक्सीशोषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? यानी कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, सही है। और वायवीय श्वसन हेतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में अनिवार्य है, सही है। और वायवीय श्वसन कोशिका जीवों में नहीं होता है, ये गलत है। बाकी बाद वायवीय श्वसन में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है, सही है। आगे कि वायवीय श्वसन में होता है ग्लूकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र। आगे ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? लैक्टिक एसिड में। आंसर हो जाएगा डी। आगे है। श्वसन क्रिया में खाद्य पदार्थ क्या होता है? विघटन होता है। आंसर हो जाएगा सी। आगे श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण, ऊष्माक्षेपी, जैविक, रासायनिक अभिक्रिया, इनमें से सभी। आगे है। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। एटीपी एक प्रकार की जैव ऊर्जा होता है, सही है। ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है, ये भी सही है। आगे आंसर हो जाएगा सी। आगे है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है? वायवीय श्वसन में। आंसर हो जाएगा ये। आगे ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? पायरुविक अम्ल होता है। आंसर बी। आगे है। क्रेब्स चक्र के अंतिम में बनता है CO2 + H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। क्रेब्स चक्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यानी कि साइट्रिक अम्ल चक्र, मतलब साइट्रिक अम्ल चक्र, ट्राइकोबाग्जिलिक अम्ल चक्र तथा TCA चक्र। आंसर हो जाएगा डी। आगे है। आगे आपका है। ईस्ट द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया संपन्न होती है फर्मेंटेशन में। आंसर हो जाएगा ए। आगे है कि कोशिका के अंदर वायवीय श्वसन का केंद्र क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। और वायवीय श्वसन के दौरान एक ग्लूकोज अणु से कितने ATP अणु का निर्माण होता है? 2 ATP। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे चलते हैं। तीव्र शारीरिक प्रक्रिया के दौरान मांसपेशियों में उत्पन्न होने वाला
ऐंठन का क्या कारण होता है? लैक्टिक एसिड की अधिकता। आगे चलते हैं। आगे कि गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर का मालिश करने वाले के पेशियाँ ऐंठन से आराम मिलता है, क्योंकि रक्त का संचरण बढ़ जाता है, पेशियाँ कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है, लैक्टिक अम्ल का CO2 तथा H2O में विखंडन हो जाता है। सभी सही है, आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। आगे है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक सत्य नहीं है, वो आपको जानना है। वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव में तथा द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। सही है। अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कोशिका द्रव में ही संपन्न होती है, ये भी सही है। पायरुवेट अम्ल का कोशिका में अवायवीय श्वसन में होता है, ये भी सही है। डी गलती है आपका, यानी कि अवायवीय श्वसन के दौरान कोशिका द्रव में पायरुवेट अम्ल नहीं बनता, ये गलत है। आगे चलते हैं। अभी पढ़ते बनता है। आगे कि अणुओं में श्वसन से क्या उत्पन्न होता है? तो अल्कोहल, CO2 तथा ATP। आगे चलते हैं, आंसर हो जाएगा डी। आगे है कि जंतुओं में अनॉक्सी श्वसन से क्या क्या प्राप्त होता है? लैक्टिक अम्ल तथा ATP। आंसर हो जाएगा सी। आगे है ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु ATP का निर्माण होता है? 38। आंसर हो जाएगा सी। बाह्य श्वसन के अंतर्गत शामिल है ए तथा बी दोनों, यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना। आंसर हो जाएगा सी। आगे है पौधा में श्वसन किस भाग द्वारा होता है? जड़, तना, पत्ती, सभी के द्वारा। आगे चलते हैं, आंसर हो जाएगा डी। वायुमंडलीय ऑक्सीजन पौधे में किस अंगों द्वारा प्रवेश करती है? तो रंध्र, वातरंध्र और अंतराकोशिकीय स्थान। आंसर हो जाएगा डी। आगे है कि पौधे में श्वसन गैसों का आदान, कहता है कि पौधे में श्वसन गैसों के आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है? विसरण के द्वारा। आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? कोशिका में होने वाला वायवीय श्वसन वायवीय श्वसन की प्रक्रिया पौधे तथा जंतु में एक समान होता है। सही है। आगे चलते हैं। पौधे के प्रत्येक भाग के अलग अलग श्वसन करता है, पौधे के प्रत्येक भाग अलग अलग श्वसन करते हैं, ये भी सही है। पौधे में श्वसन गैसों का परिवहन संवहन उत्तक के माध्यम से होता है, ये गलत है। बाकी बात डी नंबर है। पौधे में जंतुओं की अपेक्षा श्वसन की गति धीमी होती है, सही है। पौधा में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं रंध्र, छिद्र रहते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ये। आगे चलते हैं। पौधे में गैसीय विनिमय हेतु पाए जाते हैं स्टोमाटा, लेंटिसेल तथा मूलरोम। आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। सभी पौधे दिन में श्वसन हेतु वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पौधे दिन में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन हेतु करते हैं। आंसर हो जाएगा बी। आगे है वातरंध्र पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? तना वाला भाग में। आंसर हो जाएगा बी। आगे है एक कोशिकीय जीवों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार होता है? कोशिका झिल्ली इसे विसरण द्वारा। आंसर हो जाएगा ए। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कीटों में श्वसन ट्रेकिया द्वारा होता है, सही है। ट्रेकिया के द्वारा श्वसन में गैसों का आदान प्रदान रक्त के माध्यम से होता है, ये गलत है। ट्रेकिया श्वसन के सतह पर श्वास रंध्र नामक छिद्र द्वारा खुला होता है, सही है, यानी कि एक और तीन सही है। आंसर हो जाएगा सही। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलीय प्राणियों में सांस लेने की दर स्थलीय प्राणियों से काफ़ी तेज होती है। आंसर हो जाएगा आपका ए, सही है ना, ये सही है। स्थलीय प्राणी में सांस लेने की दर जलीय प्राणी से काफ़ी तेज, गलत है, सिर्फ एक सही होगा। आगे चलते हैं। आगे है आपका कौन सा जीव श्वसन हेतु कोशिका झिल्ली का उपयोग नहीं करते हैं? तिलचट्टा। आंसर हो जाएगा आपका डी। टिड्डा तथा तिलचट्टा में श्वसन किसके द्वारा होता है? ट्रेकिया के द्वारा। आंसर हो जाएगा बी। तिलचट्टा में श्वसन के लिए क्या पाए जाते हैं? एस्पायरेकिल्स। आंसर हो जाएगा सी। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? मछलियों तथा अन्य जलीय जीवों में गिल्स नामक श्वसन अंग होते हैं, सही है। गिल्स के माध्यम से जलीय जीव जल में घुले हुए ऑक्सीजन का प्रयोग श्वसन हेतु करते हैं, सही है। गिल्स द्वारा जीव श्वसन हेतु वायुमंडल के ऑक्सीजन का उपयोग नहीं कर सकते हैं, सही है। डी है कि गिल्स के द्वारा श्वसन में गैस का आदान प्रदान रक्त के माध्यम से नहीं होता है, ये गलत है। आगे चलते हैं। आगे है कि किस में श्वसन सिर्फ फेफड़ा के द्वारा ही होता है? तो हो जाएगा आपका रेप्टिलिया में, एवीज में, पक्षी में, मेमेलिया वर्ग में, सभी में हो जाएगा। आंसर डी। आगे निम्नलिखित में से कौन एक मानव के श्वसन मार्ग का सही क्रम है? पहले है नासिका छिद्र, फिर हो जाएगा आपका ग्रसनी, फिर हो जाएगा लैरिंक्स, फिर हो जाएगा आपका ट्रेकिया, यानी कि नागलेट्रे यानी कि नासिका, ग्रसनी, लेट्रिक्स और ट्रेकिया। अब आगे आंसर हो जाएगा। आगे है कि मनुष्य के सूंघने की क्षमता कुत्ते जैसे निम्न स्तनधारियों को अपेक्षा कम होती है, क्योंकि ये आंसर हो जाएगा आपका डी। मनुष्य के घ्राण क्षेत्र अत्यंत छोटा होता है,
ठीक, आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य में श्वसन मार्ग का प्रारंभ नासिका छिद्र से होता है, सही है। मनुष्य में श्वसन मार्ग की समाप्ति फेफड़ा स्थित बायकोष में होता है, ये भी सही है, दोनों सही है। आगे चलते हैं। मनुष्य के नासिक वेश्म नर्वसल चैम्बर का छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है क्या कहलाता है? प्रकोष्ठ। आंसर हो जाएगा ए। आगे है। मनुष्य सांस द्वारा लिए गए हवा की सुगंध तथा दुर्गंध की पहचान तब कर पाता है जब हवा नासिका वेश्म में पहुंचती है। आंसर हो जाएगा सी। आगे है। मानव के श्वसन पथ में ट्रेकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है? 11 सेंटीमीटर का। आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। आगे आपका नासिका वेश्म की दीवार जो टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है उसे क्या कहा जाता है? कांची। आंसर हो जाएगा बी। आगे है। कौन सा एक मानव श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है? गिल्स। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे मानव शरीर में स्थित कौन सी रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है? डायफ्राम। आंसर हो जाएगा आपका बी, डायफ्राम। आगे है। आगे फेफड़ा की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? वायुकोष है। आंसर हो जाएगा आपका बी। ग्रसनी किस मानव तंत्र के अंतर्गत आती है? पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र के अंतर्गत। आंसर हो जाएगा सी। आगे श्वास नली की दीवार चिपटी क्यों होती है? उपास्थि युक्त झिल्ली के कारण। आंसर हो जाएगा डी। आगे है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्वास नली वक्ष गुहा में पहुंचते ही दो श्वसनियों कहता है कि श्वसनियों में विभक्त हो जाती है, सही है। एक और दो सही है। आगे है। एक सही है। दूसरा का है प्रत्येक श्वास नली फेफड़ा में पहुंचकर श्वसनलियों में बट जाती है, सही है। अब आगे है। श्वसन की अंतिम छोर फेफड़े के वायुकोष में खुलता है। तीन, दोनों एक दो तीन सभी सही है। आगे है। मनुष्य के दोनों फेफड़ों में लगभग कितना वायुकोष पाए जाते हैं? 3×10⁸ मीटर, 3×10⁸। आंसर हो जाएगा बी। आगे है। श्वसन के दौरान फेफड़ा कुल कितने भागों में बट जाते हैं? 5 भागों में। कौन सा एक मानव शरीर का ध्वनि उत्पादक यंत्र है? लेरिक्स। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे चलते। फेफड़ा को ढकने वाला आवरण कहलाता है पिलूरा। आंसर हो जाएगा बी। कहता है कि श्वासोच्छ्वास मतलब ब्रेथिंग के अंतर्गत आते हैं सांस लेना और छोड़ना। आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। आगे श्वसन तंत्र के भाग नासिक वेश्म के कार्य हैं। उसका काम है वायु के सुगंध और दुर्गंध का पता लगाना, वायु की जलवाष्प की मात्रा तथा तापक्रम नियंत्रित करना और वायु के धूल कणों को छानना। सभी सही है। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे फेफड़ा के अंदर अशुद्ध रक्त की अपेक्षा O2 का दबाव काफ़ी अधिक रहता है, इसलिए O2 फेफड़ा में रक्त O2 फेफड़ा से रक्त में जाता है, सही है। फेफड़ा के अंदर अशुद्ध रक्त की अपेक्षा CO2 का दबाव कम होता है, इसलिए CO2 अशुद्ध रक्त से निकलकर फेफड़ा में विसरण करती है। आंसर हो जाएगा आपका सी, दोनों सही है। आगे चलते हैं। कहता है कि श्वसन वर्णक किसे कहा जाता है? हीमोग्लोबिन का। आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होता है 15 से 18 पर मिनट। आगे चलते हैं। आंसर हो जाएगा बी। आगे है। किस क्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? विसरण के द्वारा। आंसर हो जाएगा बी। श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा। आंसर हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा ए। आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है? 10 से 20%। आंसर हो जाएगा आपका ए। फेफड़ा के किस भाग में गैसीय आदान प्रदान होता है? वायुकोष में। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं। आगे है। आगे कथा कि अंततः वायु अंततः श्वासित वायु तथा उच्च वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है 21 से 16.4%। आगे चलते हैं। मनुष्य के श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली O2 की मात्रा होती है 16%, यानी कि कहीं कहीं पर 17% भी रहता है। अगर 16-17 रहे दोनों में से कोई एक देगा, या तो 16 या तो 17। आंसर हो जाएगा आपका भी। आगे चलते हैं। मनुष्य के श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली O2 की मात्रा होती है 4% न, मतलब O2 नहीं, CO2 की मात्रा 4%, O2 की मात्रा 16% या 17%। आगे डीऑक्सीजिनेटेड हीमोग्लोबिन युक्त रक्त का रंग होता है बैंगनी। आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। हाइपोक्सी या हाइपोक्सिया उस परिस्थिति को कहते हैं जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है। आंसर ये हो जाएगा। ऊंचाई पर जाने से श्वसन गति क्या होता है? बढ़ जाती है। आंसर हो जाएगा ए। आगे है। एक श्वासोच्छ्वास में श्वसन द्वारा अंदर ली गई तथा बाहर निकाली गई हवा का आयतन क्या कहलाता है?
टाइडल आयतन, आंसर हो जाएगा बी। हीमोग्लोबिन से जुटकर O2 क्या बनाता है? कार्बोक्जिलिक हीमोग्लोबिन, आंसर हो जाएगा बी। मनुष्य के फेफड़ा का महत्तम आयतन आयतन कितनी होती है? 5400 से 6000 ml। आगे चलते हैं। फेफड़ा का अवशिष्ट आयतन कितना होता है? 1.5 से 2 लीटर, आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे चलते हैं। आगे है आपका श्वसन की जैविक क्षमता होता है 3400 से 4800 ml, मिलीलीटर होगा। आगे चलते हैं। बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के मनुष्य कितनी हवा सांस लेता है और छोड़ता है? 500 मिलीलीटर, आंसर हो जाएगा ये। आगे है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्वसन की प्रक्रिया जीव जंतु तथा पेड़ पौधे सभी में समान रूप से होता है, सही है। स्वच्छोवास प्रक्रिया जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधे में अलग अलग तरीके से होते हैं, ये भी सही है, दोनों सही है। श्वसन होता है समान रूप से, स्वच्छोवास होता है अलग अलग। आगे आगे प्रश्न है आपका, मनुष्य के पसलियों के बीच कौन सी मांसपेशियां पाई जाती है? इंटरकॉस्टल मांसपेशी, आंसर हो जाएगा डी। आगे निम्नलिखित में से किस में श्वसन दर जो है सर्वाधिक होता है? शिशु में, आंसर हो जाएगा सी। हृदय कांच पाया जाता है बायां फेफड़ा में, आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक मानव ट्रेकिया के संबंध में सही नहीं है? ये रक्त से भरा होती है, सही है, आंसर ए हो जाएगा। आगे है, हाँ ये सही नहीं है। बाकी बात, या शाखित व रक्त से भरी होती है, सही है। या शाखित तथा वायु से भरी होती है, सही है। या शाखित तथा वायु एवं रक्त से भी भरी होती है, सही है। बाकी बात ये गलत है। आगे निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। मनुष्य के फेफड़ा में स्वंग फैलने सिकुड़ने का गुण नहीं होता है, ठीक, देख लेते हैं। सही है ना, सही तो सब, ये भी पहला सही है। आगे चलते हैं। अंतः श्वसन के समय डायफ्राम पीछे खिसक कर करके तथा पसलियां बाहर की ओर फैल कर फेफड़े के आयतन को बढ़ाता है, ये भी सही है। कहता है कि बाह्य श्वसन के समय डायफ्राम ऊपर उठता है तथा पसलियां अंदर की ओर आ जाती है, जिसमें फेफड़ा सिकुड़ जाता है, यानी कि 1 2 3, 1 2 और 3 तीनों सही है। आगे है आपका आगे है, उपरोक्त सभी सही है। आगे है, श्वसन गुणांक या श्वसन भाग होता है। श्वसन गुणांक या श्वसन भाग बराबर होता है विमोचित O2 का आयतन बटे अवशोषित O2, मतलब विमोचित CO2 का आयतन बटे अवशोषित O2 का आयतन। आगे चलते हैं। मनुष्य के फेफड़ा का पूर्ण रूप से ऑक्सीजन रहित हो जाने की स्थिति को क्या कहा जाता है? एनोक्सिया, आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य एक फेफड़ा पर जीवित नहीं रह सकता है, गलत है। मनुष्य मतलब कौन से सही सही है? पहला गलत हो गया। मनुष्य एक फेफड़ा पर जीवित रह सकता है परंतु उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है, ये भी सही है, आंसर दो सही। पहला गलत, दूसरा का सही है। आगे है, मानव रक्त में अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, आंसर हो जाएगा सी। 16वां क्वेश्चन है कि अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन दोनों ही प्रक्रमों में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया समान होती है? ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन, आंसर हो जाएगा डी। चलिए 101 से हम अगले दिन पढ़ेंगे।